हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी बिहार SCERT प्लस PYQ की जो एक प्रैक्टिस सेट चल रही है, जो कि आज हमारी ये आपके जनरल स्टडी की या सामान्य अध्ययन की आज हमारी ये चौथी क्लास होगी। तो पिछली 3 क्लास नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको कॉन्टेस्ट और रेफरेंस जो है ये टॉप 15 क्वेश्चन का, जो कि आज हमारी चौथी क्लास होगी। पीछे क्लास भी आपको टॉप 15 क्वेश्चन 3 क्लासों में दिए गए हैं, तो आप लोग देखिएगा। और आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 की जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे फरवरी तक देखने को, जो कि फरवरी मध्य में देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए तैयारी अभी से आप लोग कंटिन्यू करिए, प्रैक्टिस भी करिए। आप लोग SCERT बुक से पढ़िए, उसके बाद PYQ पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे जो SCERT बिहार और PYQ जो यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है उसको भी आप लोग करेंगे तो आपका रिवीजन होगा। और यहाँ पे आपका जो TRE 4 में है, यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने प्रैक्टिस पर जो है आते हैं। और उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको TRE 4 में मेरे द्वारा टीचर पाठशाला के द्वारा आपको एक बेहतरीन ढंग से जो है हेल्प की जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे प्यारे साथियों आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद है। देखिए 4 विकल्प दिए हैं, जो कि आप लोग को पता है कि हमारे जो हिंदू धर्म में है जो कि वेद है, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद हैं, जिसमें चारों वेद को विकल्प में दिया गया है। तो इन विकल्प में आपको बताना है कि सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो है ये आपका ऋग्वेद है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि ऋग्वेद की रचना लगभग यहाँ पे 3500 वर्ष पूर्व 3500 वर्ष पूर्व हुई थी, इसलिए सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, तो अगला प्रश्न है कि चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। देखिए चरक की बात करें तो चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो चरक के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो आपको बता दें कि चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे। कौन थे? आयुर्वेदाचार्य थे, जो मानव कल्याण के लिए आयुर्वेद ग्रंथ नामक रचना की, जिन्होंने एक चरक संहिता जो है पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चरक संहिता। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक संहिता। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और चरक संहिता बिल्कुल संस्कृत भाषा में इसका जो है रचना की गई है, जो कि चरक के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद में जो वर्णित प्रार्थना है, अभी आप लोगों ने पहला प्रश्न देखा कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, इसमें जो प्रार्थनाओं का जो वर्णन किया गया है उन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है, तो उन प्रार्थनाओं को साथियों यहाँ पे सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस प्रार्थनाओं को सूक्त या सूक्त कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि आपके ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितनी सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त। तो ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया गया है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के द्वारा मानव शरीर एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके शरीर में 206 हड्डी होती हैं, लेकिन चरक जो कि एक आयुर्वेदाचार्य थे, इनके अनुसार जो मानव शरीर में हड्डियां हैं वो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो इनके अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां जो है मौजूद होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है। देखिए, ऋग्वेद में एक ऋषि हुए जो कि उनका सतलज नदी और ब्यास नदी के वार्तालाप की बात करें तो बातचीत जो है उनके द्वारा की गई थी। तो वो कौन से ऋषि थे जो कि ऋग्वेद में थे और सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का उनका वर्णन मिलता है। तो ये थे आपके, कौन थे, तो ये विश्वामित्र थे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वामित्र। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि यहाँ पे युद्ध में राजा का सहचर कौन होता था। देखिए, युद्ध में राजा का सहचर जो होता था वो राजा का सारथी होता था, जो कि उनके रथ को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करता था। उन्हीं उनके राजा के सहचर माने जाते थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारथी को जो है राजा का सहचर जो है युद्ध क्षेत्र में माना जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। देखिए, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगीर या राजगिरी या गृह व्रज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये मगध की राजधानी थी। मगध का जो संस्थापक कौन था, तो बिंबसार था। कौन था, बिंबसार, जो कि मगध साम्राज्य का शासक था और इसकी प्राथमिक राजधानी राजगिरी या गृहव्रज था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो आपको बताना है कि अजातशत्रु कहाँ का शासक था। अभी इस जस्ट प्रश्न आप लोगों ने देखा कि मगध का प्रारंभिक राजधानी क्या थी। अब यहीं पे आपको एक प्रश्न पूछ दिया गया है कि अजातशत्रु कहाँ का शासक था। तो अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु जो है ये आपके कहाँ का शासक था, तो अजातशत्रु जो है आपके मगध का शासक था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। देखिए, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, मैंने आपको जस्ट 2 प्रश्न पहले आपको बता दिया था। तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना थी उसको किसने किया था, तो उसको जो है यहाँ पे बिंबसार के द्वारा किया गया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, आपको बता दें कि ये सभी प्रश्न जो लिए गए हैं आपके बिहार SCERT प्लस NCERT से जो है ये प्रश्न बनाए गए हैं। अभी जस्ट 1 से 2 प्रश्न के बाद आपको P/Q भी देखने को मिलेंगे। तो हम SCERT NCERT प्लस P/Q को लेकर चलेंगे और हम अपना कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपदों का उदय कब हुआ था। महाजनपदों का उदय कब हुआ था, तो महाजनपद के उदय की बात करें तो महाजनपद का उदय लगभग यहाँ पे 700 से 600 ईसा पूर्व जो है यहाँ पे हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो 15 प्रमुख अधिकरणों या अध्यायों में जो है विभाजित है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 जो है विकल्प नहीं दिए गए थे, जो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 प्रमुख अधिकरणों या अध्यायों में विभाजित है। इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। साथियों, जस्ट आप 11वें क्वेश्चन को पढ़े हैं जो कि यहाँ से आपके P/Q जो है स्टार्ट हुए थे। तो चलिए दूसरे नंबर का P/Q है कि उस स्रोत का नाम बताना जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो
पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन है ये इंडिका से लिया जाता है। इंडिका जो कि मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिका। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि सर्वप्रथम 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो खंडहरों की पहचान है उसका श्रेय सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा जो है संबंध में इसको चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा सभ्यता से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस सभ्यता से जो है लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? तो ये आपका जो है यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता से मिला है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में जो है स्थित एक सभ्यता है। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है कि काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है साथियों? काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसको आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालीबंगा जो है कुरेद कर नाली बनाने का श्रेय कालीबंगा में है। कालीबंगा कहाँ स्थित एक सभ्यता है? राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले कलर की या काले रंग की चूड़ियाँ। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लकड़ी को कुरेद कर जो है नाली बनाने का साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अपने लास्ट प्रश्न को देखेंगे। हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या है कि किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस, देखिए यहाँ पे सेंड्रो क्या है साथियों? सेंड्रोकोटस है, सेंड्रोकोटस नहीं है, सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस से संबोधित किया जाता है। आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में जो है यहाँ पे इन्होंने किया था। तो ग्रीक जो साहित्य है, ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त का उल्लेख आपसे पूछ सकता है कि किस साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीक साहित्य में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके टॉप 15 क्वेश्चन प्यारे साथियों, टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपके बिहार SC ERT प्लस P/Q लिए गए थे। उम्मीद करते हैं कि ये जो P/Q कराएंगे आप लोग को पसंद आई होगी। पिछली 3 प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो एक तरफ से मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, आप लोग जाके यहाँ पे बिहार जनरल स्टडी के जो है प्लेलिस्ट के नाम से रहेगा, वहाँ से आप लोग कंटिन्यू एक तरफ से जो है पूरी टॉप 15 जो डेली क्वेश्चन कराया जाता है आप लोग देखिएगा। आप लोग का यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये पूरी जो हमारी टॉप 15 की क्वेश्चन की सीरीज़ थी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी साथी आपकी TRE 4 की तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसी 2025 में यहाँ पे BPSC टीचर कहलाने में जो है हेल्प हो सके। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।